जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कुछ दिन पहले रणदीप हुड्डा की फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम है स्वातंत्र्य वीर सावरकर। कल मैंने ये फिल्म देखी। आज बात करेंगे ऐतिहासिक कसौटी पर यह फिल्म कहां तक खरी उतरती है, विशेष रूप से भगत सिंह, नेताजी सुभाष और महात्मा गांधी के साथ सावरकर के संबंधों को लेकर। सेल्यूलर जेल में जो अकथनीय यातनाएं सावरकर ने सही, भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में जो योगदान दिया उन्होंने, वो बहुत बड़ा है। पर हम कुछ बिंदुओं की आज बात कर रहे हैं। फिल्म में दिखाया गया कि सैंडर्स वध के बाद भगत सिंह सावरकर के पास जाते हैं और उनकी पुस्तक 1857 भारत का प्रथम स्वातंत्र्य समर का अनुवाद करके इसे छापने की अनुमति मांगते हैं। क्या यह सही था? नहीं। सच यह है कि भगत सिंह और सावरकर के बीच किसी भी भेंट के कोई प्रमाण अभी तक तो मिले नहीं। यह बात सही है कि भगत सिंह ने सावरकर की वो प्रसिद्ध पुस्तक छपवाई थी और इसकी पुष्टि करते हैं भगत सिंह के मित्र राजा राम शास्त्री, जो लाहौर में द्वारकादास लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे। मेरे पास एक पुस्तक है, युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। इसे लिखा है भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र सिंधु ने और मैं कह सकता हूं कि भगत सिंह के ऊपर यह प्रथम प्रमाणिक बायोग्राफी है। इसके पेज 284 पर जिक्र है राजा राम शास्त्री ने जो बताया था भगत सिंह और इस पुस्तक के बारे में। उनका कहना है कि भगत सिंह ने सावरकर की यह प्रसिद्ध पुस्तक उन्हें दी और उन पर इस पुस्तक का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। भगत सिंह ने किसी प्रेस में इसे छापने का प्रबंध भी कर लिया था। वे इसके प्रूफ देखने के लिए राजा राम शास्त्री को दे जाया करते थे। रात्रि में वे प्रूफ देखते और अगले दिन लौटा देते थे। यह पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित की गई थी, ऐसा इस पुस्तक के पृष्ठ 284 पर लिखा है। मैंने आपको दिखाया भी। लेकिन भगत सिंह ने सैंडर्स के वध के बाद सावरकर से मिलकर पुस्तक छापने की अनुमति ली थी, यह बात प्रमाणिक नहीं है। यहां पर यह जान लेना भी गलत नहीं होगा कि 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स वध के बाद 20 दिसंबर को भगत सिंह दुर्गा भाभी के साथ लाहौर से कोलकाता गए। वहां उन्होंने बंगाल के क्रांतिकारियों से संपर्क किया। इसके बाद वे आगरा गए, जहां उन दिनों उनकी पार्टी का मुख्यालय था। सभी प्रमुख सदस्य उन दिनों वहीं थे। उन्हीं दिनों वे इलाहाबाद यानी प्रयागराज गए, जहां ललित कुमार मुखर्जी पढ़ते थे। वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट थे। भगत सिंह ने ललित कुमार मुखर्जी को आगरा बुलाया ताकि आगरा में बम बनाने में उनका सहयोग ले सकें। लेकिन ये ललित कुमार मुखर्जी डर गया था और आगरा से भाग आया था और बाद में भगत सिंह और उनके साथियों के विरुद्ध इसने गवाही भी दी थी। खैर, आगरा से वापस भगत सिंह कोलकाता गए और फरवरी 1929 के पहले सप्ताह में वहां विधान सरनी मार्ग पर आर्य समाज मंदिर है। आप अगर कोलकाता गए हैं तो आपने शायद देखा हो, नहीं तो आप अगली बार जाएं तब देखिएगा। वहां आर्य समाज मंदिर में बम के लिए गन कॉटन तैयार करते हैं फरवरी 1929 के शुरू के दिनों में, और फिर आगरा जाते हैं गन कॉटन लेके। वहां पे बम तैयार होते हैं और फिर झांसी के जंगलों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जाते हैं और वहां इन बमों की टेस्टिंग करते हैं। मार्च में वो दिल्ली चले जाते हैं, सीताराम बाजार में वहां किराए पे मकान लेके रहते हैं और 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में वो बम फेंकते हैं, गिरफ्तारी दे देते हैं। तो ऐसी भागम भाग का समय था। इसके बीच में वो महाराष्ट्र में रत्नागिरी जाएं और सावरकर जी से मिलें और फिर उनकी पुस्तक का अनुवाद करने की अनुमति लें और फिर वापस जाके उसका अनुवाद कर लें, फिर उसको छपवा भी लें। कहां था वो समय? ये व्यवहारिक नहीं है। और यूं भी वीर सावरकर की वो पुस्तक भारत में बैन थी, बल्कि छपने से पहले बैन कर दी गई थी ये पुस्तक अंग्रेजों के द्वारा, और शायद ऐसी पहली पुस्तक थी जो छपने से पहले बैन हुई। फिर भी बहुत प्रयासों से कैसे चोरी चोरी वो पुस्तक छपवाई गई थी, वो एक अलग कहानी है।
तो सावरकर से अनुमति लेकर अनुवाद करने का कोई औचित्य वैसे भी नहीं बनता। ऐसा तो है नहीं ना कि अगर भगत सिंह इस पुस्तक को छपवा लेते बिना अनुमति के तो सावरकर कॉपीराइट का मुकदमा कर देते, ऐसा तो कुछ था नहीं। वैसे भगत सिंह और अन्य भगत सिंह के जो साथी क्रांतिकारी थे उनके साथ सावरकर बंधुओं के संबंध बने हुए थे, इसमें भी संदेह नहीं है। उदाहरण के लिए वीर सावरकर के बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर, जिन्हें हम बाबा सावरकर के नाम से भी जानते हैं, जो 11 साल सेल्युलर जेल में रहे थे, इस फिल्म में भी दिखाया गया है। बहुत बड़ा योगदान है, अनसंग हीरो हैं वो हमारे। वीर सावरकर की बात तो सब करते हैं पर बाबा राव सावरकर की तो बात भी नहीं करते हैं लोग। काशी में इन्हीं बाबा राव सावरकर से भगत सिंह के साथी अमर बलिदानी हुतात्मा शिवराम हरि राजगुरु की भेंट होती है और ये भेंट करवाते हैं श्रीराम बलवंत सावरगांवकर, जो मित्र हैं राजगुरु के, उनके माध्यम से इनकी भेंट होती है। बाबा राव की सलाह पर ही राजगुरु अमरावती जाते हैं, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में प्रशिक्षण लेते हैं। एक और उदाहरण मैं बता रहा हूं। 9 अक्टूबर 1930 को मुंबई के लेमिंगटन रोड पर पुलिस स्टेशन पे वहां दुर्गा भाभी, बाबा पृथ्वी सिंह आजाद ये क्रांतिकारी एक्शन करते हैं। तो दुर्गा भाभी अपने 4 साल के पुत्र शची को सावरकर के बड़े भाई बाबा राव सावरकर के घर पर छोड़कर आई थी, ऐसा लिखा मिलता है बाबा पृथ्वी सिंह आजाद की ऑटोबायोग्राफी में, क्रांति पथ का पथिक, आप वो भी पढ़ सकते हैं। असल में वर्ष 1922 में बाबा पृथ्वी सिंह आजाद जब पुलिस कस्टडी से निकलकर चलती रेलगाड़ी से कूदे तो मुंबई में सावरकर के छोटे भाई नारायण सावरकर के घर पहुंचे थे। वहां शरण भी मिली और मदद भी मिली थी। और भगत सिंह सावरकर की पुस्तक हिंदू पद पातशाही जेल के दिनों में पढ़ रहे थे, जिसके अंश भगत सिंह की जेल नोटबुक में उनके अपने हैंडराइटिंग में आज भी मौजूद है। लिहाजा भगत सिंह और उनके साथियों के साथ सावरकर बंधुओं के संबंध थे, इसमें कोई ऐतराज किसी को नहीं होना चाहिए, पर भगत सिंह के साथ उनकी सीधी मुलाकात का कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात, फिल्म में दिखाया गया कि सैंडर्स वध के समय भगत सिंह के सिर पर पगड़ी थी और चेहरा उन्होंने पगड़ी के कोने से ढका हुआ था। यह भी सच नहीं है। उस मुकदमे में चश्मदीद गवाहों के बयानों को अगर हम सही माने तो भगत सिंह ने चेहरा बिल्कुल नहीं ढका हुआ था और सिर पर पगड़ी नहीं बल्कि हैट था। और यूं भी पुलिस हेडक्वार्टर्स के ठीक सामने, जहां वो इंतजार कर रहे थे कि हेडक्वार्टर से एसएसपी स्कॉट बाहर निकलेगा, उसका वध करेंगे, स्कॉट नहीं निकला था। सैंडर्स को वो आइडेंटिटी में चूक हुई थी, सैंडर्स को पर वो गोली चली, तो वो बाहर इंतजार कर रहे थे। क्या ये बात सही लगती है कि पुलिस हेडक्वार्टर के सामने सड़क पर कोई मुंह ढक के इंतजार कर रहा है? इस बात से तो वैसे ही संदेह पैदा हो जाता। अब हम चलते हैं वर्ष 1940 में, जब नेताजी सुभाष और वीर सावरकर की भेंट हुई। फिल्म में जिस तरह से उस भेंट को दिखाया गया है, मेरी नजर में वो भी पूरी तरह सही नहीं है। ऐसा दिखता है मानो सुभाष चुपचाप बैठे सुन रहे हैं और सावरकर मार्गदर्शन किए जा रहे हैं। फिल्म में दिखाया गया कि सावरकर ने नेताजी से जर्मनी जाने और जापान में रास बिहारी बोस से संपर्क करने की सलाह दी। यहां एक बात तो यह कि नेताजी सुभाष जर्मनी गए जरूर, किंतु वे जर्मनी के लिए घर से नहीं चले थे। काबुल में रूस के दूतावास से जब मदद नहीं मिली तो विवश होकर जर्मनी गए थे। नेताजी सुभाष की लिखी किताब है द इंडियन स्ट्रगल। इसके पेज 384 पर नेताजी सुभाष उस भेंट का विवरण देते हैं। मेरे पास वो पुस्तक है, मैं आपको दिखाता हूं। यह है द इंडियन स्ट्रगल जो नेताजी सुभाष ने लिखी, और इसमें भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष वर्ष 1920 से 1942 तक जो घटा, वो नेताजी ने जैसा देखा समझा है वो इसमें लिखा है उन्होंने। ये पेज 384, इसको आप पढ़ें।
वर्ष 1940 में नेताजी सुभाष महात्मा गांधी से भी मिलते हैं, जिन्ना से भी मिलते हैं, सावरकर से भी मिलते हैं। तीनों से क्या बात हुई, यह विवरण नेताजी सुभाष ने स्वयं दिया है। क्या कहते हैं नेताजी, ये जानने से पहले थोड़ा सा उस बैकग्राउंड को देख लेते हैं। हुआ यूं था कि जनवरी 1939 में नेताजी सुभाष गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद आदि की मर्जी के विरुद्ध कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। इसके बाद कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज खुलकर उनके विरोध में आ जाते हैं और विवश होकर नेताजी को त्याग पत्र देना पड़ता है। सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। नेताजी कोशिश करते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया जाए, पर कांग्रेस ब्रिटेन की संकट की उस घड़ी में अंग्रेजों का संकट और बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। तो गांधी जी से जब मिलते हैं नेताजी सुभाष, और क्या बातचीत हुई थी इस बारे में, वो गांधी जी को मना रहे हैं कि आंदोलन शुरू करिए। ये अब 1940 आ गया है। गांधी जी को मना रहे हैं नेताजी सुभाष कि आंदोलन शुरू हो आपके नेतृत्व में। गांधी जी मना कर देते हैं और ये कहते हैं अंत में, बातचीत जब उनकी पूरी होती है, कि सुभाष, अगर तुम्हारे बताए रास्ते से ये देश आजाद हुआ तो तुम्हें बधाई का पहला तार मेरी ओर से मिलेगा। तो कांग्रेस से निराश हो चुके हैं। वो जिन्ना से मिलते हैं जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं, और जिन्ना से क्या रिस्पॉन्स मिला वो भी इसी पेज 384 पर नेताजी सुभाष लिख रहे हैं, आप पढ़िए। नेताजी सुभाष कहते हैं कि जिन्ना उस समय ब्रिटेन की मदद से भारत के टुकड़े कर अलग पाकिस्तान बनाने के सपने के सिवाय कुछ और सोच ही नहीं रहे थे। मैंने उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने का ऑफर भी दिया, पर इसमें भी उनकी कोई रुचि नहीं थी। तो गांधी जी उस समय आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं नहीं, स्थिति सही नहीं है। जिन्ना आजादी की तो बात छोड़िए, वो भारत के टुकड़े करने पर तुले हुए हैं, ऐसा नेताजी सुभाष लिख रहे हैं। और सावरकर से जब मिलते हैं तो लिखते हैं नेताजी सुभाष कि ऐसा लगा कि सावरकर अंतरराष्ट्रीय स्थिति से अनभिज्ञ हैं। वो केवल भारत में ब्रिटिश सेना में भर्ती करवा के हिंदुओं को मिलिट्री ट्रेनिंग देने में ही रुचि रख रहे थे। तो सावरकर उस समय हिंदुओं को सेना में भर्ती करवा के मिलिट्री की ट्रेनिंग देना चाहते थे, और इसी बात को सावरकर के विरोधी सावरकर के ऊपर निशाना बनाने का एक रास्ता देखते हैं कि देखिए, सावरकर ने नेताजी सुभाष की मदद नहीं की। ठीक बात है, नेताजी स्वयं लिख रहे हैं, लेकिन वो कौन सी परिस्थितियां थी, और वो सावरकर जो सशस्त्र क्रांति के जरिए भारत को स्वतंत्र कराने का सपना देखा करता था, जिसने 14 साल जेल का नर्क सहा और उसके बाद 13 साल तक रत्नागिरी में उनको इंटर्न कर दिया गया, वो सावरकर नेताजी सुभाष के साथ खड़ा होके स्वतंत्रता का संघर्ष उस समय छेड़ने की बजाय हिंदुओं को सेना में भर्ती करवा के मिलिट्री ट्रेनिंग दिलाने की बात क्यों सोच रहा था? यह जानने के लिए मेरे पास एक और पुस्तक है, और इस पुस्तक को लिखा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और 1940-41 में यह पुस्तक पहली बार छपती है। बाबा साहब अंबेडकर 1935 में ही हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कर चुके। 1935 में उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ, यह मेरे वश में नहीं था, पर मैं विश्वास दिलाता हूं मैं हिंदू मरूंगा नहीं।
तो 1940-41 में बाबा साहब अंबेडकर हिंदूवादी तो हरगिज नहीं थे और वो इस्लाम विरोधी भी नहीं रहे होंगे, ऐसा भी सब मानते हैं। लेकिन इस पुस्तक में जिसका नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, एक बार इस पुस्तक को आप पढ़िए और पूरी पुस्तक ना पढ़ सकें तो वो पुस्तक मेरे पास है, मैं भी आपको दिखाता हूं। इसके 3 पेज 114, 115, 116, वैसे तो पूरी पुस्तक पढ़िए आप, मैं आपको ये निवेदन करूंगा, पर ये 3 पेज मैं अभी आपको रेफर करके दिखा रहा हूं। ये है वो पुस्तक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये पेज 114, मैंने कुछ लाइन इसमें अंडरलाइन भी की हैं। एक शख्स हुए हैं थियोडोर मॉरिसन। थियोडोर मॉरिसन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसको शुरू किया था सर सैयद अहमद खान ने, उस टाइम शुरू में यूनिवर्सिटी नहीं, ये कॉलेज था और नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। उस मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के 5 साल तक प्रिंसिपल रहे हैं थियोडोर मॉरिसन। 1899 में थियोडोर मॉरिसन क्या कहते हैं, उन्होंने जो कहा उसको बाबा साहब अंबेडकर ने यहां पे कोट किया है। क्या कहते हैं मॉरिसन, अगर अफगान उत्तर से भारत पर आक्रमण कर दें तो मुसलमान सिखों और हिंदुओं के साथ मिलकर उन्हें बाहर भगाने की बजाय उनके झंडे के नीचे आ जाएंगे। 1899 में थियोडोर मॉरिसन ये बात लिखते हैं, जो प्रिंसिपल हैं उस कॉलेज के जिसको सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया है। अब मॉरिसन ऐसा कह रहे हैं, क्यों बात विश्वास करें उसकी बात पे। अंग्रेज तो सही बात है, हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैला के बांट के राज कर रहे थे, डिवाइड एंड रूल उनकी पॉलिसी थी, इसमें कोई शक नहीं है। 1899 में मॉरिसन ये लिख रहे हैं और उससे पहले 1888 में स्वयं सर सैयद अहमद खान क्या कह रहे हैं, मेरठ में नौचंदी के मेले में उनका भाषण होता है एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में। 1888 के सर सैयद अहमद खान के जो स्पीचेस हैं वो मैं लेके आया हूं, मैं वो भी दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये है कंपाइलेशन 1888 में सर सैयद अहमद खान के लेटर्स और स्पीचेस का। आप चाहें तो इसे खरीद भी सकते हैं, वरना इंटरनेट पे अवेलेबल भी है, फ्रीली अवेलेबल भी है। ये इसमें पेज 37 और 38 पे यहां सर सैयद अहमद खान क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं। 1888 16 मार्च को वो कहते हैं कि जिस दिन अंग्रेज अपनी सारी सेना और हथियारों को लेकर भारत से चले जाएंगे, हिंदू और मुसलमान 2 कौमें, 2 कौम बता रहे हैं वो, 2 नेशंस, वो एक साथ सत्ता पर नहीं बैठेंगी, साथ साथ दोनों के बीच जंग होगी और जो जीतेगा वो बैठेगा। और यहीं लिख रहे हैं, इन्हीं में लिख रहे हैं कि मुसलमान संख्या में भले ही कम है और अंग्रेजी पढ़े लिखे और भी कम है, लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा करना जानते हैं, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो उत्तर में पहाड़ों की वादियों से हमारे भाई पठान उतरेंगे और फिर उत्तर से लेकर बंगाल तक खून की नदियां बहा दी जाएंगी। पेज 38 पे है ये, आप देखिएगा। और फिर जो जीतेगा राज वो करेगा। तो 1888 में सर सैयद अहमद खान ऐसा कह रहे हैं। 1899 में उन्हीं के बनाए कॉलेज के प्रिंसिपल ऐसा कह रहे हैं। ये स्थिति है और इसका विश्लेषण 1940 में बाबा साहब अंबेडकर अपनी पुस्तक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं बाबा साहब इस बैकग्राउंड में, ये देखिए। तो चलिए देख लेते हैं। अभी हम बात कर रहे थे ना, थियोडोर मॉरिसन को कोट किया बाबा साहब ने पेज नंबर 114 पे। इसी के नीचे मैंने कुछ लाइन अंडरलाइन कर रखी हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि 1919 में जब भारत में कुछ मुसलमान खिलाफत आंदोलन चला रहे थे और अफगानिस्तान के अमीर को भारत पर आक्रमण
के लिए इनविटेशन दे रहे थे, जब वो बात याद आती है तो थियोडोर मॉरिसन की 1899 में कही बात मजबूत होती है, वो सही साबित होती है, वो केवल कल्पना नहीं रह जाती। ये 1940 में बाबा साहब अंबेडकर का निष्कर्ष है। और पेज 115 पे क्या लिख रहे हैं, कुछ लाइन मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं। बाबा साहब कहते हैं, यदि भारत एक देश रहता है और पाकिस्तान द्वारा पैदा की गई दो राष्ट्र की मानसिकता का पोषण किया जाता रहता है। 1933 में पाकिस्तान का शब्द आता है और 1940 में लाहौर में 23 मार्च को मुस्लिम लीग वो प्रस्ताव पास करते हैं जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये किताब शुरू ही उस रेजोल्यूशन से हो रही है। तो क्या कह रहे हैं बाबा साहब कि पाकिस्तान द्वारा पैदा की गई दो राष्ट्रों की मानसिकता का पोषण किया जाता रहता है। तब जहां तक भारत की रक्षा का विषय है, हिंदू स्वयं को आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति में गिरा पाएंगे। वो अंग्रेजी में लिख रहे हैं, बिटवीन डेविल एंड द डीप सी। पेज 115 पे पढ़िए। ये चिंता बाबा साहब को है। और इसी पे पेज आगे हम नीचे देखते हैं, लास्ट के नीचे की कुछ लाइन, ये मैंने अंडरलाइन नहीं की हैं, लास्ट पैरा की 3 लाइनें आप नीचे की देख लें और कुछ लाइन फिर इसके हम नेक्स्ट पेज 116 पे पढ़ेंगे। मैं हिंदी में अनुवाद कर देता हूं, आपको ये इंग्लिश में दिखाई दे रहा है, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। बाबा साहब कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए चुनाव करना कठिन है कि सुरक्षित सेना चाहिए या सुरक्षित सीमाएं। इस कठिनाई में हिंदुओं के लिए सबसे समझदारी का विकल्प क्या है? क्या यह उनके हित में है कि इस बात पर जोर दें कि मुस्लिम बहुल भाग भारत में रहें जिससे सीमाएं सुरक्षित हो जाएं, या यह उनके हित में होगा कि वो भारत से अलग कर दिया जाए जिससे भारत की सेना सुरक्षित हो जाए? इसमें कोई संदेह नहीं कि इस क्षेत्र के मुसलमान हिंदुओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं। क्या परिस्थितियां देश में उस टाइम क्यों बनी, कैसे बनी, उस पर भी अपन चर्चा कर सकते हैं, लेकिन स्थिति है क्या और उस स्थिति का विश्लेषण बाबा साहब कैसे कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि इसमें संदेह नहीं कि इस क्षेत्र के मुसलमान हिंदुओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। तब हिंदुओं के लिए अच्छा है क्या मुसलमान अलग हो जाएं और विरोध करें, या साथ रहें और विरोध करें? यदि किसी बुद्धिमान व्यक्ति से यह प्रश्न पूछा जाता है तो केवल एक उत्तर मिलेगा, यदि मुसलमानों को हिंदुओं का विरोध ही करना है तो साथ रहकर विरोध करने से तो अच्छा है वे अलग होकर विरोध करें। भारतीय सेना में मुसलमानों की प्रधानता से छुटकारा पाने का यही एक रास्ता है। तो दोस्तों, ये बाबा साहब अंबेडकर का निष्कर्ष है 1940 में। अब 1940 में बाबा साहब अंबेडकर ऐसा देख रहे हैं, देश की परिस्थिति ये है। कौन जिम्मेदार था इसके लिए, इस पर विवेचना फिर होगी। हमको लौटना है रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर, इसलिए विषय पर लौट के आते हैं। तो जैसा बाबा साहब अंबेडकर 1940 में सोच रहे हैं इस कम्युनल इश्यू पे, उसी तरह की चिंता सावरकर भी कर रहे हैं उन दिनों। और इसका प्रमाण नेताजी सुभाष की उस टिप्पणी से मिलता है जो कुछ देर पहले हमने देखी थी कि सावरकर उन दिनों चाहते थे कि हिंदुओं को फौज में भर्ती करा के मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए, हिंदुओं को फौज में भर्ती करा के ब्रिटेन को मजबूत किया जाए। ऐसा नहीं लिख रहे हैं नेताजी, मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए। और अगर यह भी गलत है सावरकर का सोचना, तो 1918 में गांधी जी भी यही कर रहे थे और कह भी रहे थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी में उसका भी रेफरेंस, वैसे एक वीडियो हमने पहले किया था सावरकर पे, उसमें हमने वो रेफर भी किया है, दिखाया भी है। 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त नहीं हुआ था तो महात्मा गांधी भी गुजरात में गांव-गांव जाके फौज में भर्ती करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे और ये पैम्फलेट बांट रहे थे
कि हथियारों की ट्रेनिंग का बड़ा अच्छा मौका है। 1940 में सावरकर यही कर रहे हैं। बात गांधी जी की हुई है तो चलिए इस फिल्म में गांधी जी को कैसे दिखाया गया है उस पर बात कर लेते हैं। मुझे लगता है गांधी जी के साथ न्याय नहीं किया गया, मुझे तो वो अच्छा नहीं लगा। यह बात ठीक है कि दक्षिण अफ्रीका में बोअर वार हो या जुलू रिबेलियन हो, गांधी जी उस समय अंग्रेजों के साथ थे और उन्होंने इस बात को स्वयं स्वीकारा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में। इसके लिए वे स्वयं को दोष भी देते हैं। यह भी सही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय भारतीयों को सेना में भर्ती करवाकर वे ब्रिटिश साम्राज्य की मदद भी कर रहे थे, लेकिन इस बात को भी कोई नहीं झुठला सकता कि भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष को गांव-गांव पहुंचाने में उनकी भूमिका अद्वितीय थी। जिन दिनों पुणे में आगा खां पैलेस में नजरबंद थे गांधी जी और उन्होंने जब शुरू किया अपना अनशन वहां पे, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल वायसराय को लिखता है, ये बुढ़ा मरता क्यों नहीं, और चेक करो कहीं ये पानी में ग्लूकोज मिला के तो नहीं ले रहा है। पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, मुझे नहीं लगता दुनिया में वो इतना तो हिटलर से भी पता नहीं शायद नफरत नहीं करता होगा जितना गांधी जी से करता था। क्यों करता था? गांधी जी ब्रिटेन की मदद कर रहे थे क्या? वो भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था उन्होंने। फिल्म में जिस तरह दिखाया गया है वो सही नहीं है। अच्छा, फिल्म में दिखाया गया है कि जिन्ना गांधी जी को बार बार बापू बापू कहकर संबोधित करते हैं, यह भी सही नहीं है। सच तो यह है कि जिन्ना गांधी जी को मिस्टर गांधी कहकर संबोधित करते थे और इस पर 1917 में एक जनसभा में गांधी जी के समर्थकों ने कड़ी आपत्ति भी की थी। जिन्ना को बीच में रोका गया था कि मिस्टर गांधी नहीं, महात्मा गांधी बोलिए। तो यह गलत है कि जिन्ना बापू कह के गांधी जी को संबोधित करता हो। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने और लाहौर से ढाका तक एक कॉरिडोर बनाकर, सड़क बनाकर पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से जोड़ने के लिए सरकार पर दबाव डाला। 55 करोड़ की बात तो ठीक है। जनवरी 1948 में दिल्ली के बिड़ला भवन में जब गांधी जी ने अनशन किया तो जो मांग गांधी जी की थी उनमें से यह भी एक थी। इसके अलावा कुछ और मांगें भी थी, जैसे पाकिस्तान से जो आए थे शरणार्थी, इतना भयंकर जनसंहार हुआ था बंटवारे के समय, तकरीबन 10 लाख निर्दोष लोग मारे गए थे। मरने वालों में हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, सभी थे। तो जो पाकिस्तान से जो हिंदू और सिख आए, दिल्ली आए, जनवरी का महीना, सर्दी की वो रात कैसे काटते होंगे सड़कों पे। तो उस हालत में कई सारे लोग मस्जिदों में घुस गए थे, वहां उन्होंने डेरा डाल लिया था। गांधी जी इस बात पर अड़े थे कि मस्जिदें खाली हों, तुरंत खाली हों। तो ये उनकी डिमांड थी, और पीस हो, यहां कम्युनल राइट्स ना हो, सांप्रदायिक दंगे ना हो, ऐसी बातें थी। तो इन बातों को लेकर गांधी जी ने वो अनशन किया था। 55 करोड़ रुपए के लिए किया था, सांप्रदायिक सद्भाव बने इसके लिए किया था, जैसे मैंने कहा मस्जिदें खाली हों इसके लिए उन्होंने अनशन किया था। लाहौर से ढाका तक सड़क बनवाने के लिए नहीं किया था। तो ये बात सही नहीं है। एक घटना का और जिक्र कर लेते हैं। फिल्म में दिखाया गया कि 18 फरवरी 1940 को मुंबई में नेवी की जो बगावत हुई, जो देश भर में फैल गई थी, क्या कराची, क्या विशाखापत्तनम, क्या कोची, कि वो जो नेवी की बगावत हुई, उस बगावत के बाद उस दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली किंग जॉर्ज द सिक्स के पास जाते हैं और बताते हैं कि भारत के हालात ऐसे हैं, वहां नहीं रहा जाएगा, और माउंटबेटन को भेज देते हैं भारत में वायसराय बनाकर। यह बात भी गलत है। सच यह है कि 19 फरवरी को क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में अनाउंसमेंट की थी कि भारत में सत्ता हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भारत में कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा। और फिर मार्च 1946 में वो 3 सदस्यों का कैबिनेट मिशन भारत आया था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए,
पर वो मार्च 46 में नहीं, मार्च 47 में आए थे। 1 साल बाद की घटना है वो। इसी तरह की कुछ और त्रुटियां भी थी, पर ओवरऑल कुल मिला के फिल्म अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। एक बार तो जरूर देखें आप, मैं ये कहूंगा। इंग्लैंड में सावरकर का जो क्रांतिकारी प्रयास था, कैसे वो वहां से हथियार भारत भेज रहे हैं, कैसे वहां वो 1857 का स्वातंत्र्य समर जैसी पुस्तक लिखते हैं जो क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है, कैसे वो बॉम्ब मैनुअल भारत भिजवाते हैं, बहुत सारी बातें हैं। और उसके बाद अंडमान में पोर्ट, वहाँ सेलुलर जेल में जो यातनाएं 10 साल वो सहते हैं, उनके बड़े भाई 11 साल सहते हैं। और फिर जब इस फिल्म को देखते हैं तो वहाँ यातना सहने वाले ये 2 नहीं थे, और भी बहुत थे। तो वो भी जानने को, देखने को अपने को मिलता है। तो कुल मिला के मैं कहूँगा प्रयास सराहनीय है। किसी ने सावरकर पर फिल्म बनाई तो, वरना सावरकर को एक ऐसा कैरेक्टर बना दिया, बात नहीं करनी है उनकी। अंत में यही कहूंगा कि फिल्म ऐतिहासिक तथ्यों की प्रामाणिकता के लिहाज से मील का पत्थर ना सही, लेकिन उस आजादी के संघर्ष को और उसमें वीर सावरकर के योगदान को हम तक लेकर आती है। ये देश जान पाएगा, हम आप जान पाएंगे, ऐसा प्रयास किसी ने किया, उसके लिए बधाई दी जानी चाहिए। अभिनय रणदीप हुड्डा ने बहुत शानदार किया है, इसमें कोई, वो हैं भी बहुत अच्छे अभिनेता हैं वो। इस फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस भी किया, डायरेक्ट भी किया, स्क्रिप्ट राइटिंग भी की। तो फिल्म बहुत अच्छी बनी है। बाकी भी परिस्थितियां जैसे इसमें दिखाई गई, खास तौर पे सेलुलर जेल का वो जीवन, वो यातनाएं, और किस तरह वहां अंग्रेज, वहां भी कम्युनलाइज अंग्रेज करते थे। क्रांतिकारियों को यातनाएं देने के लिए पठान और बलोच वार्डर्स को, जो स्वयं कैदी हुआ करते थे, उनको कैसे वार्डर बना के यातनाएं दिया करते थे, वो कैसे परिस्थितियां थी, ये फिल्म उसको भी दिखाती है। तो आप जाएं, एक बार जरूर देखें और अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत।